दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वाइंडिंग इन ट्रांसफार्मर हैज मोर नंबर ऑफ टॉर्क। देखो, ट्रांसफार्मर की कौन सी वाइंडिंग में मोर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होता है? लो वोल्टेज वाइंडिंग या हाई वोल्टेज वाइंडिंग या प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग। देखो, एक फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के साथ होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो देखो, मोर नंबर ऑफ टर्न है, अगर मोर नंबर ऑफ टर्न है मीन्स बहुत ज़्यादा टर्न है तो इसका लेंथ भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है तो करंट का वैल्यू कम होगा। और अगर करंट का वैल्यू कम होता है तो वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जो वोल्टेज का वैल्यू ज़्यादा हो रहा है मीन्स ये हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। तो अगर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा तो वो वाइंडिंग क्या रहेगा ना, हाई वोल्टेज वाइंडिंग रहेगा। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिशिएंसी ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर इज द ऑर्डर ऑफ। देखो, जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसका एफिशिएंसी कितना परसेंट रहता है? 100%, 98%, 50% या 25%। तो इसका आंसर होगा, जो ट्रांसफार्मर होता है पावर ट्रांसफार्मर उसका एफिशिएंसी 98% होता है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं रहता है, जिससे क्या होता है ना, जो हमारा मैकेनिकल लॉस जैसे कि विंडेज लॉस, फ्रिक्शन लॉस, ये लॉस नहीं होता है। इसीलिए पावर ट्रांसफार्मर में 98% एफिशिएंसी रहता है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ट्रांसफार्मर फॉलोइंग वाइंडिंग हैज गॉट मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखो, एक है लो वोल्टेज वाइंडिंग, दूसरा है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, तीसरा है प्राइमरी वाइंडिंग, चौथा है सेकेंडरी वाइंडिंग। इनमें से कौन सा वाइंडिंग में मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है? देखो, मैं जो लास्ट क्वेश्चन में जो फॉर्मूला था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया। क्वेश्चन में मोर क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अगर इसका वैल्यू ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है तो करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा। अगर करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा तो वोल्टेज का वैल्यू कम होगा। वोल्टेज कम मीन्स ये लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लो वोल्टेज वाइंडिंग में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये भी याद रखो। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन ए ट्रांसफार्मर इज टू। देखो, जो ट्रांसफार्मर होता है, देखो मान लो ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का कोर है, यह उसका प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो आयरन का ही क्यों होता है? आयरन कोर, ये कोर होता है, ये आयरन का ही क्यों होता है? क्योंकि देखो, क्योंकि प्रोवाइड सपोर्ट टू द वाइंडिंग, क्योंकि वाइंडिंग को सपोर्ट करना होता है, या हिस्टेरिसिस लॉस को कम करना होता है, या रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ को कम करना होता है, या ईडी करंट लॉस को कम करना होता है। तो इसका आंसर होगा, देखो, जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो आयरन का इसलिए होता है क्योंकि जो रिलक्टेंस होता है आयरन कोर का वो कम होता है, कम करना होता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देखो, जैसे रजिस्टर का काम क्या होता है, करंट फ्लो को अपोज करना, ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस का काम भी वही होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। अगर रिलक्टेंस कम रहेगा, ये जो रिलक्टेंस ये कम रहेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स आसानी से फ्लो होगा। तो इसीलिए रिलक्टेंस को कम करने के लिए हम आयरन कोर को ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन। देखो, जो ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर का पार्ट ये चार में से कौन सा नहीं है? कन्वर्टर नहीं है, या ब्रेदर नहीं है, या बुकोज रिले नहीं है, या एक्साइटर नहीं है। तो इसका आंसर होगा, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक्साइटर ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है। कॉन्जर्वेटर है, हम सब जानते हैं, ब्रेदर भी है, जो जो बाहर का एयर जो एनवायरमेंट जो हमारा एयर और ट्रांसफर के अंदर जाता है, जाने से पहले ही ब्रेदर क्या करता है, ब्रेदर में जो सिलिका जेल होता है वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद जो ड्राई एयर होता है वो ट्रांसफार्मर के अंदर एंट्री करता है। और बुकोज रिले तो हम सब जानते हैं, ये ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए जो एक्साइटर होता है ये ट्रांसफार्मर का पार्ट नहीं है। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम व्हेन। देखो, एक ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होता है वो मैक्सिमम कौन सी कंडीशन में होता है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है। जब देखो, जब ईडी करंट लॉस और कॉपर लॉस, ईडी करंट लॉस इज इक्वल टू
सॉरी, जो कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस होता है, मीन्स वेरिएबल लॉस। जो कॉपर लॉस होता है वो वेरिएबल लॉस होता है, जो आयरन लॉस होता है वो कांस्टेंट लॉस होता है। जब वेरिएबल लॉस और कांस्टेंट लॉस दोनों इक्वल होते हैं या कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस होता है, तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रांसफार्मर कैन नॉट रेज और लोअर द वोल्टेज ऑफ ए डीसी सप्लाई बिकॉज। देखो, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम सिर्फ एसी का ही यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट एसी का यूज करते हैं, तो डीसी का हम क्यों नहीं यूज करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एक फॉर्मूला है, देखो ऑप्शन नंबर सी का जो फॉर्मूला, Faraday's law of electromagnetic induction are not valid since the rate of change of flux is zero। यह ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, देखो ये जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, इस लॉ के मुताबिक ई जो ईएमएफ प्रोडक्शन होता है, ई इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ टर्न इंटू डी फाई डिवाइड बाई डी टी, ये होता है उसका फॉर्मूला, ये डी फाई। अगर हम डीसी सप्लाई देंगे, डीसी क्या है? कांस्टेंट करंट है, तो अगर कांस्टेंट डीसी सप्लाई देंगे तो कांस्टेंट करंट होगा, कांस्टेंट करंट से जो फ्लक्स होगा वो भी कांस्टेंट फ्लक्स ही आएगा। तो हम सब जानते हैं अगर किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव डी बाई डी टी निकालेंगे तो क्या होगा ना, उसका वैल्यू जीरो ही आता है। तो इसका ई इक्वल टू क्या होगा? ई इक्वल टू ईएमएफ इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इंटू जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो ही होता है, तो इक्वल टू एन इंटू जीरो जीरो होता है। इसीलिए कोई भी ईएमएफ प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई भी वोल्टेज प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर वोल्टेज ही नहीं रहेगा तो स्टेप अप रेज करेंगे क्या, लोअर भी क्या करेंगे? तो इसीलिए जब फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उस प्रिंसिपल में डीसी काम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ए ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर में इनमें से कौन सा करंट या वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी या ऑल ऑफ द अबव कौन चेंज नहीं होता है? तो हम सब जानते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, करंट चेंज होता है, वोल्टेज भी चेंज होता है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ पावर भी चेंज नहीं होता है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो फ्लक्स होता है वो भी ट्रांसफार्मर में चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वर्ट फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। देखो एक ट्रांसफार्मर में हम एनर्जी को प्राइमरी टू सेकेंडरी जब कन्वर्ट करते हैं तब इनमें से देखो कूलिंग कोयल के थ्रू करते हैं या एयर गैप के थ्रू करते हैं या फ्लक्स के थ्रू करते हैं या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी वाइंडिंग से एनर्जी को सेकेंडरी को ट्रांसफर करते हैं बाय द फ्लक्स। क्योंकि देखो मान लो ये अगर हमारा एक ट्रांसफार्मर है, उसका ये प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग, हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं तो प्राइमरी जब हम करंट देते हैं तो फ्लक्स क्रिएट होता है, इसी फ्लक्स प्राइमरी से जाकर सेकेंडरी में कट होता है। तो इसीलिए फ्लक्स के सहारे हम क्या करते हैं ना, प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग को एनर्जी हम ट्रांसफर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइंड टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो पावर ट्रांसफार्मर होता है इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होता है? जब फुल लोड होता है या 70% ऑफ फुल लोड होता है या 50% ऑफ फुल लोड होता है या नो लोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी हम नियरली फुल लोड, ऑप्शन नंबर ए नियरली फुल लोड में हम उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी डिजाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा, पावर ट्रांसफार्मर के कंडीशन में नियरली फुल लोड होता है, और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा तो इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारा नियर अबाउट 50% ऑफ द फुल लोड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में 50% और पावर ट्रांसफार्मर में 100% मीन्स नियरली फुल लोड। ये भी याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रांसफार्मर द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर। देखो ट्रांसफार्मर की जो कंजर्वेटर होता है उसका काम क्या होता है? वो प्रोवाइड करता है फ्रेश एयर फॉर कूलिंग द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है, या सप्लाई कूलिंग ऑयल टू ट्रांसफार्मर इन टाइम टू नीड। कूलिंग ऑयल ट्रांसफर करता है ट्रांसफार्मर को, या प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम डैमेज व्हेन ऑयल एक्सपांड ड्यू टू हीटिंग। ये होगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। देखो हम सभी जानते हैं जब ऑयल हीट होगा तो वो एक्सपांड होगा, मीन्स जितना एरिया में ऑयल रहता था पहले से, अगर उसको हम और हीट करेंगे तो वो और ज़्यादा एरिया लगा, मीन्स वो एक्सपांड होगा। तो इसीलिए जब एक्सपांड होता है तो क्या होता है ना, वो ऑयल मेन टैंक से निकल कर वो कंजर्वेटर के अंदर रहता है। तो इसीलिए जो कंजर्वेटर होता है वो
प्रोटेक्ट करता है ट्रांसफार्मर को फ्रॉम डैमेजिंग जब क्या होता है हीटिंग के वजह से जब ऑयल एक्सपांड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट डैश। देखो जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसमें कांस्टेंट वोल्टेज, पावर ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस होता है या कांस्टेंट करंट डिवाइस होता है या कांस्टेंट पावर डिवाइस होता है या मेन फ्लक्स डिवाइस होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है वो एक मेन कांस्टेंट फ्लक्स रहता है। मैंने अभी बताया जो ट्रांसफार्मर होता है उसका फ्लक्स कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल। देखो जब दो ट्रांसफार्मर आपस में पैरेलल में ऑपरेटिंग करते हैं तो उस कंडीशन में पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर। तो अब कौन कितना लोड शेयर करेगा वो किस पर डिपेंड करता है, वो लीकेज रिएक्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है या पर यूनिट इंपोर्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है या एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है, रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब दो ट्रांसफार्मर आपस में पैरेलल में ऑपरेटिंग करते हैं तो अब कौन सा ट्रांसफार्मर कितना लोड शेयर करेगा वो डिपेंड करता है उस ट्रांसफार्मर की पर यूनिट इंपीडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, if R2 is the resistance of secondary winding of the transformer and K is the transformation ratio, then equivalent secondary resistance referred to primary। देखो क्वेश्चन में क्या है, जो मान लो यहाँ ट्रांसफार्मर है, ये इसका सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस मान लो वो R2 है। इस रेजिस्टेंस को हम प्रीफर करेंगे प्राइमरी को। तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होगा। देखो जब हम सेकेंडरी रेजिस्टेंस को प्राइमरी को रेफर करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, R2 डैश कहते हैं। तो ये R2 डैश जो रहता है इसका वैल्यू क्या रहता है, R2 डैश इज इक्वल टू, इसको क्या कहते हैं, R2 डिवाइड बाई इसको R2 डिवाइड बाई के स्क्वायर होता है इसका वैल्यू। तो देखो ऑप्शन में कौन सा है, ये वाला R2 डिवाइड बाई के स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर प्राइमरी रेजिस्टेंस सेकेंडरी की तरफ जाता है, देखो मान लो ये ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मान लो R1 है, इसको हम रेफर करेंगे सेकेंडरी को। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में भी वही होगा, R1 डिवाइड बाई के स्क्वायर होगा उसका फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लाभ उन, ये डीसी जनरेटर का फॉर्मूला है। क्वेश्चन है इन लाभ उन डीसी जनरेटर और हैविंग पी नंबर ऑफ पोल, कितना पोल है, पी पोल है, और जेड नंबर ऑफ कंडक्टर कितना है, जेड कंडक्टर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलाइजर रिंग क्या होगा। इसके एक देखो कहाँ पर कितना इक्वलाइजर रिंग का यूज होगा, उसका एक फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइड बाय पेयर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल। तो कितना कंडक्टर है, जेड कंडक्टर है, ऊपर में जेड रहेगा, डिवाइड बाय कितना पोल है, पी पोल है। लेकिन फॉर्मूला की में क्या है, पेयर ऑफ पोल। देखो अगर मान लो 4 पोल है तो ये कितना पेयर होगा, 4/2 होता है, इक्वल टू 2 पोल होता है। तो जितना पेयर होगा, अगर पी पोल है तो कितना पेयर होगा ना, p/2 होगा। तो इधर p/2 पेयर है, तो इसको ये 2 इक्वल टू क्या होगा, देखो फिर से कैलकुलेशन करेंगे, जेड डिवाइड बाई p/2 ये होता है, इक्वल टू जेड इंटू ये रिवर्स होगा 2/p होगा, तो इक्वल टू 2z डिवाइड बाई p ये होता है उसका फॉर्मूला। तो ऑप्शन नंबर सी 2z/p, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।